Welcome back, everybody. This is our fifth class in JEE Mains previous year question series for chapter Thermodynamics of class 11th. Before this, we have made 4 videos in this series, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these videos. You can go to our channel, and in playlist section, you can find all these videos. We have also started similar series for NEET, and if you also want to watch those lectures or videos, you can also find them in on our playlist section. And if you like these videos and find them useful, then do like them, share them, and subscribe to our channel. Your like, share, and subscribe help us a lot to grow. And if you also want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate with whatever amount you want. It will help a lot to bring such a quality content on a continuous basis. So with this, let's start today's video. We have completed, I think, up to question number 50. Yes, this was the last question which we completed in previous video. And let's start with today's question number 1. So which of the following parameter does not characterize the thermodynamic state of a matter? सो आपके पास जो बेसिक इक्वेशन होती है दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो वहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है, बाकी के सभी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो एक अलग से जो वैल्यू है दैट इज वर्क, कि जो वर्क है वो किसी भी स्टेट को डिफाइन नहीं करता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंजन ऑपरेट्स बाय टेकिंग मोनोटोमिक आइडियल गैस थ्रू द साइकिल शोन इन द फिगर। परसेंटेज एफिशिएंसी हमें यहाँ पे इंजन की बतानी है। तो अगेन हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे जो एफिशिएंसी है, कोई भी इंजन है अगर आपके पास और आप उसको एफिशिएंसी और नीटा कैलकुलेट करना है, तो इट इज जो इंजन ने वर्क डन किया डिवाइडेड बाय जो हीट आपने इनपुट की है। अब यहाँ पे जो ABCD साइकिल है ये कंप्लीट क्लोज साइकिल है, तो यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। बट ये यहाँ पे जो ये वाला क्यू है इट इज क्यू नेट, यानी कि नेट हीट। अब जो नेट हीट होती है आपकी वो कैसे मिलेगी आपको, दैट इज क्यू इनपुट माइनस आउटपुट, और इनफ्लो माइनस आउटफ्लो भी होता है यहाँ पे। मींस जो आपकी AB साइकिल है इसमें सिस्टम हीट को ऑब्जर्व करता है। A से B पे जाने में सिस्टम हीट ऑब्जर्व करेगा, B से C जाने में सिस्टम हीट को ऑब्जर्व करेगा, बट C से D में वो हीट को रिलीज करेगा और D से A में भी हीट को रिलीज करेगा। वो जो हीट है वो इक्वल नहीं होगी, इक्वल होती है ओनली BC और AD साइकिल में नॉर्मली, और जो CD है और जो AB इनमें नॉर्मली इक्वल नहीं होती। बट हमें जब हम यहाँ पे क्या इनपुट निकाल रहे होंगे तो एक्चुअली हम क्या निकाल रहे होंगे, क्यू AB प्लस क्यू BC। हम CD और DA की हीट नहीं निकालते। वाई नहीं निकालते, बिकॉज इनकी जो हीट इनपुट है वो नेगेटिव होती है, इनमें हीट सिस्टम से बाहर निकलती है और हमें यहाँ पे क्यू इनपुट चाहिए होता है। और रही बात वर्क डन की, तो बिकॉज ये क्लोज साइकिल है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। हमारे पास ये पीवी डायग्राम है और क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप का एरिया आएगा जो कि कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी V नोड, और ये जो है इसका ये 2P नोड के इक्वल होगा, 3P नोड माइनस P नोड 2P नोड। सो एरिया आ जाएगा 2P नोड V नोड। दिस विल बी द वर्क डन। अब हमें क्यू इनपुट निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्यू AB से। सो अभी हम AB को डिस्कस करते हैं। तो AB है जो, दिस इज यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब डेल्टा V जीरो है, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, एंड जो डेल्टा W जो होता है P डेल्टा V,
वो 0 हो जाएगा। सो इससे हमें क्या मिलेगा, दैट जो डेल्टा क्यू है ए बी विल बी इक्वल टू डेल्टा यू ए बी, और जो डेल्टा यू ए बी होगा इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एन सी वी डेल्टा टी। अब जो सीवी होता है, सीवी डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ गैस कि कौन से टाइप की गैस है। यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस है, अगर मोनोटॉमिक गैस है उसके लिए सीवी होता है 3/2 R। सो डेल्टा क्यू ए बी विल बी 3/2 R, सीवी की वैल्यू हमने पुट कर दी, इनटू एन डेल्टा टी। अब जो हमारे पास ये एन डेल्टा टी है, एन आर डेल्टा टी है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, दैट जो पी वी है इक्वल टू एन आर टी होता है। तो हम इसको ए और बी पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। सो फ्रॉम दिस पी ए वी ए इज इक्वल टू एन आर टी ए एंड पी बी वी बी इज इक्वल टू एन आर टी बी। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, पी बी वी बी माइनस पी ए वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी बी माइनस टी ए। पी बी वी बी क्या होगा, बी पॉइंट पे प्रेशर 3p नोड है, वॉल्यूम v नोड है, सो इट विल बी 3p नोड v नोड माइनस पी ए पॉइंट पे प्रेशर p नोड है और वॉल्यूम v नोड है, सो p नोड v नोड इज इक्वल टू एन आर टी बी माइनस टी ए डेल्टा टी हो जाएगा। सो ये हमें देगा 2p नोड v नोड इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ये जो एन आर डेल्टा टी है इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 2p v नोड। सो डेल्टा क्यू ए बी इज इक्वल टू 3/2 नोड वी नोड, और ये हमारे पास आता है 3 कट करके पी नोड वी नोड, ये आता है हमारे पास क्यू ए बी। तो हमने ए बी के लिए सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे बी सी के लिए। इसको थोड़ा सा थिन कर लेते हैं। नाउ जो बी सी है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोबारिक। वो आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस है तो यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है और आइसोबारिक प्रोसेस होती है हमारे पास, तो जो डेल्टा क्यू है इट इज गिवन बाय एन सी पी डेल्टा टी। और अगेन मोनोटोमिक गैस है तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी 5/2 R इंटू डेल्टा टी, और इसको आप लिख सकते हो 5/2 एन आर डेल्टा टी। यहाँ पे एन आर डेल्टा टी की अगेन हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन से। अगेन पी बी वी बी हम लिख सकते हैं दैट पी बी वी बी इज इक्वल टू एन आर टी बी, एंड सिमिलरली पी सी वी सी इज इक्वल टू एन आर टी सी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो पी सी वी सी माइनस पी बी वी बी इज इक्वल टू एन आर टी सी माइनस टी बी। सो यहाँ से हमें मिलेगा पी सी वी सी की वैल्यू हो जाएगी, प्रेशर 3p नोड है और वॉल्यूम 2p नोड है, तो मल्टीप्लाई करके बनता है 6p नोड v नोड माइनस पी वी वी बी, एंड पी बी वी बी विल बी 3p नोड इंटू v नोड। सो 3p नोड v नोड इक्वल टू एन आर, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। सो 3p नोड v नोड इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो हमारे पास डेल्टा क्यू, और ये बी सी के लिए है, इट विल बी 5/2 इंटू 3p नोड v नोड, सो ये आता है 15/2 p नोड v नोड। सो एक वैल्यू हमारे पास ए बी की आ गई थी 3p नोड v नोड, और ये आती है
BC के लिए 15/2 P नोड V नोड, और वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया था 2 P नोड V नोड। तो हमारे पास एफिशिएंसी जो आएगी सिस्टम की, एफिशिएंसी नीटा विल बी वर्क डन जो कि है 2 P नोड V नोड बाय क्यू इनपुट जो है 3 P नोड V नोड प्लस 15/2 P नोड V नोड, 15/2 P नोड V नोड कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये देगा 2 × 3 6 प्लस 15 21/2। सो 2 × 21/2 और 4/21, और 4/21 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपको देगा 19%, बिकॉज 4/20 अगर आप इसको लेते हैं तो 1/5 × 120 होता है, और ये 21 है, स्लाइटली हायर है, तो 19%। हमें यहाँ पे फिल करना है, एफिशिएंसी आ जाएगी 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मिनिमम पॉसिबल वर्क is done by a refrigerator in converting 100 gram of water at 0°C to ice, how much heat is released to the surrounding at temperature 27°C? Latent heat of ice हमें यहाँ पे given है। So first of all हमें क्या करना है, let me slide it slightly। हमारे पास 100 ग्राम वाटर है एट 0°C, हमें उसको कन्वर्ट करना है कितने में, 100 ग्राम आइस एट 0°C। सो आपको क्या करनी पड़ेगी, वाटर से हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम वाटर, और ये हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू एक्सट्रैक्ट दिस हीट वी नीड टू डू वर्क, हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता करते हैं कि हमें कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो डेल्टा क्यू विल बी होता है MC डेल्टा टी, M इज 100 ग्राम, कैलोरी पर ग्राम में ही गिवन है लेटेंट हीट, सो 80 इंटू टेम्परेचर, नोट सॉरी MC डेल्टा टी हमने रॉन्ग लिख दिया हियर, यहाँ पे मास इंटू लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगेगा बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। सो 100 इंटू 80 ये हो जाता है 8000 कैलोरी। इतना अमाउंट ऑफ हीट हमें एक्सट्रैक्ट करना है, और अगर हमें इतने अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी इक्वेशंस को। हमें ये पता है कि हमें वर्क कितना करना। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोर्स सिंक बना लेते हैं। सपोज हमारे पास ये सोर्स है, इसके लिए जो हीट होगी उसको हम Q2 से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को T2 से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास सिंक है, इसके लिए जो हीट होगी वो हमारे पास Q1 होगी, और इसका टेम्परेचर हमारे पास T1 होगा। और यहाँ से हीट फ्लो हो रही है सिंक की तरफ सोर्स से, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ड्यू टू दिस वर्क जो हीट है सोर्स से सिंक की तरफ फ्लो हो रही है, और सोर्स से कितनी हीट जाती है, Q2 हीट जाती है, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8000 कैलोरी। और साथ में हमारे पास अभी हम टेम्परेचर देख लेते हैं। जो हमारा सोर्स है वो कितने टेम्परेचर पे है, 0°C पे है, यानी कि 273 केल्विन पे है। और जो हमारा सिंक है वो T1 टेम्परेचर यानी कि 27°C पे, तो इसमें 273 प्लस 27 होता है 300 केल्विन। हमें Q1 के बारे में नहीं पता, और हमें जो वर्क है हमें उसके बारे में भी नहीं पता। नाउ ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर बन गया, और रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी हमारे पास होती है नीटा इज इक्वल टू W बाय Q2,
यहाँ पे Q2 क्या है, जो अमाउंट ऑफ हीट हमने सिस्टम से एक्सट्रैक्ट की है, और इसके लिए हमारे पास फर्दर फॉर्मूला होता है जो वर्क डन होता है, इट इज Q1 माइनस Q2 बाय Q2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, Q1 क्या है यहाँ पे, जो हीट सिंक की तरफ गई, और Q2 क्या है, जो हमने यहाँ पे सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट की। और जो हमारा यहाँ पे Q1 के लिए फॉर्मूला बनता है, Q1 बेसिकली होता है जो आपने वर्क किया प्लस Q2। तो यहाँ पे सिंक में ज्यादा हीट जाती है रेफ्रिजरेटर के केस में, ओके। और साथ में जो Q1 माइनस Q2 है, इसके लिए हम एडिशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज T1 माइनस T2 बाय T2। नाउ हमारे पास टेम्परेचर्स अवेलेबल हैं, और हमारे पास जो Q2 है, Q2 की वैल्यू अवेलेबल है, तो हम यहाँ से जो वर्क डन है, वो वर्क डन की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो W, लेट मी चेंज कलर, W बाय Q2 की वैल्यू 8000 है, इज इक्वल टू T1 जो कि हमारे पास 300 केल्विन है, माइनस T2 273 जो कि आ जाएगा 27, डिवाइड बाय हमारे पास T2 विल बी 273। तो यहाँ से अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें, सो वर्क डन विल बी 27 into 8000 बाय 273, और ये कैलकुलेट करके हमारे पास आता है 791.2, बिकॉज सारी कैलकुलेशन कैलोरी में है तो ये कैलोरी आता है। तो ये हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क डन की वैल्यू आ गई, और हमें पता है जो वर्क डन है इट इज Q1 माइनस Q2, और हमें Q1 की ही वैल्यू निकालनी है, और जो Q1 हो जाता है इट इज Q2 प्लस W। Q2 is 8000, W is 791, so it is 8791। नियरेस्ट इंटीजर हमें यहाँ पे बताना है, so आंसर विल बी 8791 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A heat engine is involved in exchange of heat of 1915 joule, minus 40, 125 and minus Q during the cycle, achieving an efficiency of 50%। The value of Q हमें यहाँ पे बतानी है। सो यहाँ पे टोटल 4 हीट एक्सचेंजेस हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज ए 4 स्ट्रोक इंजन। और जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, वहां पे जो वर्क डन होता है, और चाहे आपके पास इवन 2 स्ट्रोक इंजन हो, तो जस्ट जो सभी हीट एक्सचेंजेस हैं सभी का आप सम कर दीजिए तो आपके पास वर्क डन आ जाता है। सो वर्क डन विल बी 1915 माइनस 40 प्लस 125 माइनस Q। सो इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2000 माइनस Q। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन हो जाता है। और हमने आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है, इस वीडियो में भी बताया है कि जो Q इनपुट होती है वो जस्ट आपकी इनपुट एनर्जीज का सम होती है। तो यहाँ पे इनपुट एनर्जी कौन कौन सी है, ये वाली इनपुट एनर्जी है और ये वाली इनपुट एनर्जी है। ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है, ये भी बाहर आ रही है और ये भी बाहर आ रही है, तो हमें दोनों इनपुट एनर्जीज का सम करना है। सो इनपुट एनर्जी हो जाएगी 1915 प्लस 125, ये हमें देता है 2040। नाउ हमें एफिशिएंसी गिवन है 50%, और नीटा होता है वर्क डन बाय Q इनपुट। तो वर्क डन है हमारे पास 2000 माइनस Q डिवाइडेड बाय जो इनपुट है हमारे पास दैट इज 2040, और ये 50% है, यानी कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास हाफ है। सो जब इसको सॉल्व करेंगे, सो 2000 माइनस Q इज इक्वल टू 4080, और यहाँ से इंटू 2Q है, यस 2Q, सॉरी रेट हमने रिवर्स कर दिया, ये होगा 4000 माइनस 2Q इज इक्वल टू 2040, एंड 4000 माइनस 2040 इज इक्वल टू 2Q, और यहाँ से Q की वैल्यू आ जाती है, 2Q की वैल्यू 1960 इज इक्वल टू 2Q, और Q की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 980 जूल्स। सो जो ऑप्शन सी है हमारा वो आंसर के साथ मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए कार्नाट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1/10 इज बीइंग यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर। तो हमारे पास एफिशिएंसी गिवन है, नीटा की वैल्यू गिवन है, नीटा इज 1/10। इफ द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर इज 10 जूल, वर्क डन की वैल्यू हमें गिवन है, हमें 10 जूल गिवन है। अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वायर एट अ लोअर टेम्परेचर इज, तो अब हमें ये बताना है कि जो रिजर्वायर है उससे हमने कितनी हीट को अब्सॉर्ब किया है। तो सपोज कीजिए ये हमारा रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर लोअर है, और ये हमारा एनवायरनमेंट है या जिसको आप सिंक बोल सकते हो। सपोज इसका टेम्परेचर हमारे पास इट्स सिंक। हाँ, नाउ सपोज कीजिए यहाँ से हम Q1 हीट अब्सॉर्ब करते हैं रिजर्वायर से एट T1 टेम्परेचर, और यहाँ पे Q2 हीट रिलीज करते हैं T2 टेम्परेचर। और जो Q1 हीट को ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क डन लगता है दैट इज W। सो फॉर रेफ्रिजरेटर हमें ये पता है कि जो Q2 होगी इट विल बी Q1 प्लस W, और जो W हो जाएगा उसको आप बोल सकते हो Q2 माइनस Q1। और रेफ्रिजरेटर के लिए जो नीटा होता है हमारे पास दैट इज नीटा इज वर्क डन पर यूनिट जो आपने हीट अब्सॉर्ब की, हमने हीट अब्सॉर्ब की Q1 और वर्क डन पर यूनिट हीट अब्सॉर्ब, सो Q2 माइनस Q1 बाय Q1 हमारे पास ये होगा। अब हमें नीटा की वैल्यू गिवन है और हमें क्या बताना है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वायर, हमें यहाँ पे Q1 की वैल्यू को बताना है और हमें वर्क डन भी गिवन है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, नीटा इज 1/10 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे आ जाता है Q1। सो जो Q1 है हमारा आ जाता है 100 जूल। सो जो अमाउंट ऑफ हीट हमने सिस्टम से अब्सॉर्ब की वो 100 जूल है, और जो अमाउंट ऑफ हीट, so let's move to next question. Now a Carnot engine operate between two reservoirs of temperature 900-300 Kelvin. The engine perform 1200 joule of work done per cycle. Heat energy delivered by the engine to the lower reservoir in the cycle is, तो हमें यहाँ पे डाटा फिल करना है। और ये नॉर्मल इंजन है। सो T1 की वैल्यू गिवन है 900 केल्विन, T2 की वैल्यू गिवन है 300 केल्विन। तो अगर हम नीटा कैलकुलेट करें, सो अगर हम इसके लिए नीटा कैलकुलेट करते हैं तो नीटा विल बी 1 माइनस T2 बाय T1। T2 बाय T1 1/3 होगा, और ये फाइनली आपको मिल जाएगा 2/3। नाउ नीटा की वैल्यू होती है ऑलरेडी W बाय Q1। सो W हमें ऑलरेडी गिवन है कि वर्क डन कितना है 1200, Q1 हमें नहीं पता, और ये किसके इक्वल होना चाहिए 2/3 के। सो यहाँ से हमारे पास Q1 आ जाता है 1200 इंटू 3/2, जो कि होगा 1800। सो ये होगी अमाउंट ऑफ हीट जो इंजन डिलीवर करता है लोअर रिजर्वायर टेम्परेचर को। सो यहाँ पे आ जाएगा 1800। एक करेक्शन है, 1800 नहीं होगा आंसर, बिकॉज ये तो Q1 है। Q1 क्या हुई, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड, ये हुई हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड, और जो अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड होगी दैट विल बी Q2, और Q2 होगा Q1 माइनस W। सो Q1 इज 1800 माइनस 1200, ये हो जाएगा हमारे पास 600। तो आंसर आएगा 600 जूल्स। आई थिंक यस, ये जूल्स में है तो जूल्स में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two ideal Carnot engine operate in cascade. All heat is given by one engine is used by other engine between temperatures T1 and T2. The temperature of the hot reservoir of first engine is T1 and the temperature of the cold reservoir of second is T2. T is the temperature of the sink of the first and
फर्स्ट इंजन विच इज आल्सो ए सोर्स ऑफ सेकंड। सो ये बताना है कि कैसे T1 T2 रिलेटेड होते हैं। सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे पास एक T1 टेम्परेचर है, एक T टेम्परेचर है मिडल में, और एक T2 टेम्परेचर है। एक कर्नाट इंजन T1 टू T वर्क करता है जिसके लिए सोर्स T1 पे है, सिंक T पे है, और दूसरा कर्नाट इंजन T से T2 पे वर्क करता है जिसके लिए सोर्स T पे है और सिंक T2 पे है। नाउ क्या होगा, यहाँ पे ये बोला गया है कि बोथ इंजन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, तो दोनों के लिए जो डेल्टा W है, ये आप बोल सकते हो वर्क इज इक्वल फॉर बोथ। दोनों के लिए वर्क इक्वल है, तो हम सपोज करें अगर यहाँ पे Q1 है अमाउंट ऑफ हीट जो यहाँ से पिक की जाती है, और यहाँ पे Q हीट रिलीज की जाती है, और यहाँ से Q हीट को पिक करके Q2 हीट यहाँ पे रिलीज की जाती है, तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले वाले के लिए फर्स्ट इंजन के लिए अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा Q1 माइनस Q, और दूसरे के लिए हो जाएगा Q माइनस Q2, बिकॉज दोनों के लिए वर्क इक्वल दिया गया है। और यहाँ से Q की वैल्यू आ जाती है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। नाउ जो फर्स्ट इंजन है, फर्स्ट इंजन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट Q1 बाय Q इज इक्वल टू T1 बाय T, और ऐसे ही जो सेकंड इंजन है उसके लिए हम बोल सकते हैं दैट Q बाय Q2 इज इक्वल टू T बाय T2। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें अगर, और Q को डिवाइड में ले आए, सो 2 विल बी Q1 प्लस Q2 बाय Q, और ये हो जाएगा Q1 बाय Q प्लस Q2 बाय Q। सो 2 इज इक्वल टू Q1 बाय Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी T1 बाय T, प्लस Q2 बाय Q की वैल्यू आ जाएगी T2 बाय T। सो इन शॉर्ट अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, और 2T हो जाएगा T1 प्लस T2, और T की वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T2 बाय 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A Carnot engine has efficiency of 1/6 when the temperature of the sink is reduced by 62 डिग्री सेल्सियस, its efficiency is double, तो efficiency डबल हो जाती है। टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक हमें बताना है कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कितना होगा। सो स्टार्टिंग में एफिशिएंसी है 1/6, और अगर हम सोर्स का टेम्परेचर मान ले T1 और सिंक का T2, सो 1 माइनस T2 बाई T1 इज 1/6। अब ये एफिशिएंसी डबल हो जाती है, यानी कि 2 इंटू 1/6 हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि सिंक के टेम्परेचर को 62 से हमने रिड्यूस कर दिया, तो सिंक का टेम्परेचर क्या हो गया, T2 माइनस 62 बाय T1। अब ये एफिशिएंसी का हमारे पास रिलेशन बन जाता है। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेशंस फॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, जो कि हो जाएगा 5/6। एंड आल्सो इसको सोल्व करते हैं, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 1/3 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 प्लस 62 डिवाइडेड बाय T1। इसको भी सब ऐसे ही एलसीएम फॉर्म में लिख लेते हैं दैट 1/6 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय T1। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3 डिवाइडेड 1/6 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 प्लस 62 बाय T1 माइनस T2। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 नीचे आएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6/3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 प्लस 62 T1 माइनस T2। फर्दर सोल्व करते थे यहाँ से 2T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 प्लस 62।
इसको T1 और T2 को इधर ले आते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 62। यहाँ से हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट T2 इज 5T1/6। सो T1 5T1/6 इज इक्वल टू 62। 6 एलसीएम आएगा तो ये बचेगा T1/6 इज इक्वल टू 62, और T1 की वैल्यू आ जाती है 12, 36, 37 केल्विन, और जो T2 की वैल्यू आएगी 372 इंटू 5/6। सो ये 6 और 2 10 एंड 310 केल्विन। अब अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने जाएं हम, तो दिस विल बी 273 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 11 है तो 11 माइनस 7 4, 47 यस डिग्री सेल्सियस, और इसमें 62 ऐड कर दे 9 109 एंड 47 डिग्री सेल्सियस में। एंड आई थिंक हमने मिस्टेक की है, सब्ट्रैक्शन में तो नहीं हमने मिस्टेक की, यस सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक की हमने। ये 7 और ये 10 था, सो 10 माइनस 7 3 होगा, और तो यहाँ पे 3 आएगा तो ये 99 आ जाएगा। तो 99 और 37, ये ऑप्शन जो बी है हमारा, इट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So 3 Carnot engine operate in a series between a heat source at temperature T1 and heat sink at temperature T4. So T1 से T2 engine operate करता है, T2 से T3 और T3 से T4 operate करता है। There are other reservoirs at temperature T1, T2, 3 shown in figure with T1 सबसे highest है और T2 सबसे lowest है। 3 engine are equally efficient, सभी engine equally efficient है, तो हमें यहाँ पे relation find out करना है सभी engines के बीच में। So let's start. बिकॉज सभी के सभी इंजन इक्वली एफिशिएंट हैं, तो सबकी एफिशिएंसीज इक्वल होंगी। सो 1 माइनस T2/T1 इक्वल होगा 1 माइनस T3/T2 इक्वल होगा 1 माइनस T3/T4। पहले के लिए सोर्स ये है, सिंक ये है, दूसरे के लिए ये सोर्स है, ये सिंक है, थर्ड के लिए ये सोर्स है और ये सिंक है। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2, और यहाँ से आता है T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1/T3। सिमिलरली इन दोनों को अगर इक्वेट करें हम, तो हमारे पास आएगा, और यहाँ पे हमने रॉन्ग लिख दिया, T2/T3 होगा। नोट वेट, यहाँ पे T4/T3 होगा, सिंक पहले आता है, यस। तो अब अगर इन दोनों को इक्वेट करें हम, तो हमारे पास आता है T3/T2 इज इक्वल टू T4/T3। सो T3 का स्क्वायर आ जाता है T2 और T4, एंड सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे अगर हम, सो T4/T3 इज इक्वल टू T2/T1, तो यहाँ पे आता है T1/T4 इज इक्वल टू T2/T3। यहाँ से हम T3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा T1/T4/T2। नाउ अब इन सभी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे, हमारे पास ये T2 की वैल्यू है और यहाँ पे T3 है, तो हम T3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3 है T1/T4/T2, तो ये हो जाएगा T2 का क्यूब इज इक्वल टू T1 का स्क्वायर इंटू T4, और यहाँ से हमारे पास जो T2 है वो आ जाता है T1 स्क्वायर T4 पावर
1/3। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा ये किसी ऑप्शन में मैच करता है। सो T1 का स्क्वायर इंटू T4, नोट ये यहाँ पे क्यूब है तो ये मैच नहीं करता, ये भी नहीं मैच करता। यस, ये हमारा मैच करता है और कोई ऑप्शन नहीं है जो मैच करता हो, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So two Carnot engine A and B operated in series. The first one receive heat T1 600 Kelvin and reject to lower temperature reservoir T2 पे. Second receive heat rejected from the first engine and in turn reject it to the higher temperature T3, जो कि हमारे पास हो जाएगा 400 Kelvin. Calculate the temperature T2 if the work outputs of two engines are equal. Again यहाँ पे क्या बोला गया कि work output equal है हमारे पास, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि एक इंजन आपका T1 पे है, वो हीट को रिजेक्ट करता है यहाँ पे T2 पे, और फिर जो T2 से इंजन रिजेक्ट करता है T3 पे, और इनके लिए जो W है वो इक्वल है, अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल है। और हमने इसको जस्ट अभी सोल्व किया था, लेट मी शो यू, यस हियर इट इज। ये क्वेश्चन हमने जस्ट सोल्व किया है। यहाँ पे जो मिडल का टेम्परेचर T है और वर्क इक्वल था, तो जो T की वैल्यू आई थी दैट इज T1 प्लस T2 बाई 2 आई थी, तो इस क्वेश्चन में भी सेम ही होगा। सो यहाँ पे जो T2 है, T2 विल कम आउट टू बी T1 प्लस T3 बाई 2। दोनों की वैल्यू हमको गिवन है 600 प्लस 400, 1000 बाई 2 इज 500 केल्विन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A Carnot's engine work as a refrigerator between 250 Kelvin and 300 Kelvin. It receives 500 Kelvin heat from the reservoir at the lower temperature. Lower temperature से 500 Kelvin लेता है. Amount of work done in each cycle to operate the refrigerator is. So जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दो पार्ट हैं। पहले हमारे पास एक कर्नाट इंजन है और फिर वो जो कर्नाट इंजन है वो एक रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कर्नाट इंजन है इसकी हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और फिर उस एफिशिएंसी को रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो कर्नाट इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमारे पास होती है 1 माइनस T2 by T1, T2 sink, T1 source. So it will be 1 minus 2, 250 by 300, 1 minus 5 by 6 होगा ये, बिकॉज 5 पे कट हो जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास 1 by 6। तो ये हमारे पास कर्नाट इंजन की एफिशिएंसी आ जाती है। अगर इसको हम रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी में कन्वर्ट करें जो कि बीटा होती है, बीटा कम्स आउट टू बी 1 माइनस नीटा बाय नीटा होता है हमारे पास। सो 1 माइनस 1 by 6 by 1 by 6। और बीटा इज आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाती है 5। नाउ बीटा के लिए हमारे पास रेफ्रिजरेटर में एक और फॉर्मूला होता है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड पर यूनिट वर्क डन, जो कि Q2 है, और यानी कि जो हमारे सिंक है, सिंक में कितनी हीट पहुंच रही है, और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है दैट जो 500 कैलोरी है वो अमाउंट ऑफ हीट है हमारे पास। सो 500 बाय W इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा, और बीटा इज 5, तो यहाँ से 500 बाय 5 इज इक्वल टू W, और यहाँ पे आ जाता है 100, और बिकॉज ये जो 500 है कैलोरी में था तो ये भी कैलोरी में आएगा, और आंसर जूल्स में है, तो 500 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 420 joules is the right answer. So option A is the right answer. Next question की तरफ बढ़ते हैं। So two Carnot engine A and B operated in series. Engine receive heat from 600 Kelvin, reject heat at a temperature T. Engine B receive heat rejected by the engine A and in turn reservoir 100 Kelvin पे reject करता है इसको। Efficiency दोनों की NA NB है, then what is the value of NA by NB? तो हमें NA और NB की वैल्यू को यहाँ पे एफिशिएंसीज को बताना है, और हमें यहाँ पे आई थिंक हमें यहाँ पे कोई और हिंट नहीं गिवन है,
बट मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वर्क, वो इक्वल रहता है। और अगर अमाउंट ऑफ वर्क हमारे पास इक्वल रहता है तो जो दोनों हमारे इंजन ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका जो मिडल टेम्परेचर, पहले वाला 600 पे ऑपरेट कर रहा है, 600 टू टी, और दूसरे वाला टी टू 100 केल्विन ऑपरेट कर रहा है, तो जो टी की वैल्यू आ जाती है इट इज कम्स आउट टू बी 100, 600 प्लस 100/2, जो कि हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 350 केल्विन। तो अब हम एफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हैं। पहले वाले की एफिशिएंसी होगी 1 माइनस 350/600, और दूसरे वाले की हो जाएगी 1 माइनस 100/350। ये किसके इक्वल है, नीटा ए बाय नीटा बी। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये होगा 600 माइनस 300, 250/600 इंटू 250, और ये 350 कैंसिल होके यहाँ पे हमें देगा 7/10, not 7/12. So here is option D fits with our answer. Next question. Engine operated by taking n moles of ideal gas through cycle ABCD. The thermal efficiency of engine, हमें यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी बताना है इंजन की। और आई थिंक ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं। लेट मी चेक। Here it is, I think ये 2p नोड p नोड है और v नोड 2v नोड है। So here it is same 2p नोड p नोड v नोड 2v नोड, और इसमें भी हमने एफिशिएंसी निकाली थी और जो हमारी 15.4% आई थी। और अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें जो एफिशिएंसी आई थी वो थी 15.4%, और यहाँ पे ये डेसिमल में गिवन है तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 15/100 कम्स आउट टू बी 0.154, जो कि हमारे ऑप्शन बी से मैच होगी। और ये क्वेश्चन आई थिंक हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, तो आप वहां पे जाके इसको रिवाइज कर सकते हैं कि हाउ ये क्वेश्चन हमने जैसे सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो a Carnot freezer takes heat from 0 degree Celsius inside it and rejects to room temperature 27 degree Celsius। तो 0 to 27 पे ऑपरेट करता है। Latent heat of ice given है 5 kg of water at 0 degree Celsius is converted into ice in 0 degree by freezer। तो एनर्जी कंज्यूम बाय द फ्रीजर, हमें ये बतानी है कि फ्रीजर ने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया होगा। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता कर लगाते हैं कितनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड, आपको 5 केजी वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी मास इनटू लेटेंट हीट। सो मास m इनटू लेटेंट हीट है 336 इनटू 10⁻³ तो ये हमारे पास हो जाती है 1680 इनटू 10⁻³ जूल्स। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब जो हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी होगी, नाउ जो रेफ्रिजरेटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है जिसको हम बीटा बोलते हैं, बीटा इज गिवन एज Q2/W, और टेम्परेचर की फॉर्म में इसका हमारे पास सॉल्यूशन होता है दैट इज T2/T1 माइनस T2। तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे। वर्क डन हमें पता नहीं है, Q2 हमें पता है, सो रिवर्स बाय W इज इक्वल टू, जो T2 की वैल्यू आएगी दैट इज 273 बाय T1 इज 300 बिकॉज जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो 27 है। सो 300 माइनस 273, सो ये आ जाता है 1680 इंटू 10⁻³ बाय W इज इक्वल टू 273/27। और यहाँ से जो W है, W की वैल्यू आ जाती है
27/273 into 1680 into 10⁻³ और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.67 into 10⁵ जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question, solid body of constant heat capacity 1 joule per degree Celsius is being heated by keeping it in contact with reservoir in two ways. तो हमारे पास two ways हैं और दोनों के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है individually. Sequentially keeping it in contact with two reservoirs such that each reservoir supplies same amount of heat. And in both cases, it is brought from initial temperature 100 degree Celsius to final temperature 100 degree Celsius. तो पहले हम फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे, देन हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। ओके, सो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस लेके जाते हैं और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास 1 जूल पर डिग्री सेल्सियस है और ये बोला गया कि दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है। अगर दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, बिकॉज सेम ऑब्जेक्ट को हम डील कर रहे हैं, तो दोनों टेम्परेचर को भी सेम अमाउंट से इंक्रीज करेंगे। तो अगर 100 से हमें 200 तक जाना है और दो स्टेप में जाना है और दोनों स्टेप में इंक्रीज सेम होना चाहिए, तो मतलब कि हम पहले 100 से 150 पे गए होंगे और फिर 150 से हम 200 पे गए होंगे। और बिकॉज यहाँ पे सीक्वेंशियल है, मीन्स पहले आप आपके ऑब्जेक्ट को पहले सोर्स के पास लाओगे, उससे उसका टेम्परेचर 150 तक जाएगा, फिर आप उसको दूसरे सोर्स तक के पास लाओगे, फिर उसका टेम्परेचर 200 तक जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक यहाँ पे रिलेशन रहेगा। अभी हम फर्स्ट केस को डील कर रहे हैं। नाउ जो हमारे पास एंट्रोपी होती है, दैट इज डिफाइंड बाय Q/T और बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूस चेंज है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो ds इज इक्वल टू dQ/T और बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो dQ की वैल्यू हो जाएगी mc डेल्टा T और dt/T। सो बेसिकली ds का हमारे पास रिलेशन आ जाता है mc dt/T। अब फर्स्ट केस के लिए हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। केस 1 ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू mc, जो आपका dt/dt है ये इंटीग्रेट होगा, mc तो कांस्टेंट है और ये हमारे दो स्टेप्स में इंटीग्रेट होगा। पहला स्टेप है हमारा कि जब हम 100 टू 150 जाएंगे और दूसरा स्टेप है हमारा कि जब हम 150 टू 200 जाएंगे। ऐसे आप इंटीग्रल्स को लिमिट्स के बीच में ब्रेक कर सकते हैं। सो इट विल बी mc, ये आएगा ln 150 100 लिमिट्स प्लस ln t आएगा साथ में ln t लिमिट्स 200 एंड 150। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। सो mc ln 150 माइनस ln 100 प्लस ln 200 माइनस ln 150। सो ln 150 से ln 150 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास mc ln 200 माइनस ln 100 और इसको आप डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हो लॉगरिथम में ln 200/100। सो mc ln 2 और यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज है वो ओनली ln की फॉर्म में लिखा है, तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू ln 2। तो पहले के लिए ln 2 हो जाता है हमारे पास, तो A, C और D तीनों ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई होते हैं। नाउ सेकंड केस पे आते हैं जहाँ पे बोला गया है sequentially keeping in with 8 reservoirs such that each reservoir supplies same amount of heat। तो पहले हमारे पास दो सोर्स तक हमने इसको कॉन्टैक्ट करवाया था, अब हमारे पास 8 सोर्सेज हैं। अब हम 8 सोर्सेज के साथ उसको कॉन्टैक्ट करवाएंगे और सब सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो सबके अंदर जो चेंज इन टेम्परेचर है वो इक्वल रहना चाहिए। तो इस सिनेरियो में क्या होगा हमारे पास कि पहले से हम जब 100 से स्टार्ट करेंगे 100 टू हमें 200 तक जाना है टेम्परेचर में, और जो चेंज आ रहा है वो 100 डिग्री का ही आ रहा है और हम उसको 8 से डिवाइड करते हैं तो ये देता है 12.5। सो पहले से अब जब हम कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम 112.5 तक जाएंगे
फिर इसमें हम फर्दर ऐड कर देंगे तो ये 125 तक जाएंगे और ऐसे हम 137.5 तक जाएंगे और ऐसे इन स्टेप्स हम 200 तक जाएंगे और यहाँ पे होगा हमारा सेकंड लास्ट 187.5। ऐसे हम इन स्टेप्स में यहाँ से मूव करेंगे। तो अगेन इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि जो ds का इंटीग्रल होगा इट विल बी mc dt बाय dt। लिमिट्स पहले के लिए आ जाएगा 100 1125 प्लस 112.5 137.5 dt बाय dt अप टू जो लास्ट होगा हमारा 187.5 200 dt by dt। सो अगेन mc इंटीग्रल nl आएगा तो ये वैल्यूज देंगे हमें ln 112.5 माइनस ln 100। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी ln 137.5 माइनस ln 112.5 एंड बीच की कुछ वैल्यूज होंगी प्लस ln 200 माइनस ln 187.5। अब आप देखेंगे तो 112.5 यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में, तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 137.5 यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और साथ में ये 187 वाला भी कैंसिल होगा। तो अगेन हमारे पास वही सेम दो वैल्यू बचेंगी ln 200 और ln 100, जिसको हमने प्रीवियसली लिखा था mc ln 2। तो बोथ केसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ln 2 के ही प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो हमारा आंसर है ln 2 होगा, विच इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो विद दिस हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, यूजेबल रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है या सजेशन है या आप कुछ हमें कोई इग्नोर हमने से कुछ मिस्टेक हुई है आप उसको उजागर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजोल्व ऑल द इश्यूज। और अगर आप कुछ डोनेशंस करना चाहते हैं तो आप QR कोड स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं। इट विल बी ए ग्रेट हेल्प फॉर अस टू कीप दिस सीरीज अलाइव एंड do make some donations and also like and share this video and subscribe to our channel also. And finally, thanks for watching. We will meet in next video.